इंडियन जो यूथ है उस सब में आजकल बहुत क्रेज़ है कि इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में भर्ती होने का। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर उन लोगों के लिए जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए एक भर्ती आई है अग्निवीर वायु के नाम से। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या उसमें योग्यताएँ मांगी गई है। तो ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आप सबको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या योग्यताएँ मांगी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। तो इसी नोटिफिकेशन से देखते हुए ऑथेंटिक हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही मैं पेज लेके आया हूँ आपके पास में। तो ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है ये। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना कि फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि अनमेरिड इंडियन मेल, अनमेरिड होने चाहिए आप। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो चुका है, वो 17 मार्च से शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और लास्ट डेट कब है इसकी, 31 मार्च, 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और ऑनलाइन की जो एग्ज़ाम जो रहेगा इनका, उसका मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इसका जो एग्ज़ाम होएगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। ठीक है, तो उसकी जो डेट्स आएंगी एग्ज़ाम की वो 20 मई से शुरू होएगी। ठीक है, डेट्स वो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आपने जो आपका कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड जो आएगा उसके अंदर वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटा हमने देखा कि अनमेरिड होने चाहिए आप, मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट देख लीजिए आप, 17 मार्च से शुरू हुआ है और 31 मार्च लास्ट डेट है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 31 मार्च के बाद में कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आप जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 31 मार्च से पहले पहले ही अप्लाई कर दें। इसके बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है कि 20 मई के बाद से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स जो है वो किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्राइब यानी कोई भी रिश्वत वगैरह नहीं चलती है इसमें किसी भी तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इन्होंने मेंशन करी है। इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या इन्होंने मांगी है और किस किस तरीके से आप इसके अंदर एग्ज़ाम जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि इंडियन जो है ना, परस्यूएंट टू द न्यू एचआर मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये कुछ है वो आपको मैं बताऊंगा किस शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल, कि किस तरीके से क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ 4 साल के लिए लेना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, सिर्फ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, सिर्फ 4 साल तक आपकी ये जो सर्विस रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं ये। अनमेरिड इंडियन होने चाहिए आप, अनमेरिड होने चाहिए। ठीक है, मेल एंड फीमेल होने चाहिए। 20 मई से आपको ये एग्ज़ाम की डेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अग्निवीर वायु के नाम से ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ली जाएंगी, डिसाइडेड एज पर द सर्विस रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो सिलेक्शन, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, इसमें जो सिलेक्शन जो ग्रेड है आपकी, जो पोस्ट जो है, ठीक है, वो जो आपका एक अग्निवीर वायु के थ्रू जो भर्ती हो रही है इसके अंदर ये जो सिलेक्शन हो रहा है वो कमीशन्ड ऑफिस के तौर पे नहीं होगा आपका, पायलट्स के तौर पे भी नहीं होगा आपका, और नेविगेटर्स के तौर पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो पोस्ट्स हैं वो इन तीनों पोस्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू फिल ओनली ऑनलाइन। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, और इसका जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्म है या फिर डिटेल इंस्ट्रक्शन जो आपके हैं वो इसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि है agnipatvayu.cdac.in। ठीक है, इस पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं। दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक। सिर्फ ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 मई के बाद में वो सिर्फ इस भर्ती के लिए ही है। ठीक है, अग्निवीर वायु इनटेक 2023 इस भर्ती के लिए ही है सिर्फ। इसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस एट 10 बजे से शुरू हो जाएगा 17 मार्च को, और 17 बजे यानी 5 बजे शाम को ये 31 मार्च को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया है वो ही सिर्फ इसके ऊपर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने एक नोट स्पेशली मेंशन किया आपके लिए कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एज नो एक्सटेंशन। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन डेट में, तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना ही रखना है कि कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। 31 मार्च जो है वो लास्ट डेडलाइन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसके। सबसे पहले बात करते हैं एज की। ठीक है, तो कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 26 दिसंबर 2002, ठीक है, इस डेट से 26 जून 2006 बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, ये दोनों डेट्स शामिल होगी। ठीक है, इनके बीच में जो पैदा हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में आती है, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो वो ही एलिजिबल हैं इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। In case candidate clears all the stages of the selection procedure, then the upper age limit as on date of enrollment should be 21st year। ठीक है, अगर कैंडिडेट सारे स्टेजेस क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की सारी स्टेजेस अगर क्लियर कर लेता है तो उसकी जो अपर एज लिमिट है वो 21 ईयर्स ही होनी चाहिए, यानी 21 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो 21 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट को वो नहीं शामिल करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब देख लीजिए मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए और प्रेगनेंसी, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ओनली अनमेरिड होनी चाहिए आप। ठीक है, इसके बाद में और उनको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से उनको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर वो कहेंगे कि भाई मैं अगले आने वाले 4 साल जो मैं आर्मी के साथ अंदर जो एयरफोर्स उसके अंदर मैं सर्विस दूंगा, तो अगले आने वाले 4 साल के अंदर मैं कोई भी शादी जैसा फंक्शन नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रीज़न है ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 4 साल के ड्यूरेशन में जो भी ये ट्रेनिंग करवाते हैं, जो भी ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट आती है, तो ये ऐसी होती है कि इसके अंदर आपको प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। अगर आपका थोड़ा सा भी उसमें गैप लग जाता है छुट्टी वगैरह की वजह से, तो उसमें आपका नुकसान होता है। ठीक है, सीखने में आपको फिर कमी महसूस होती है। तो इसी के बाद में फिर बात करते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो भी शादी करेगा हु मैरी ड्यूरिंग द सेड पीरियड शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, उसको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, शादी इस टाइम पीरियड के अंदर शादी नहीं करनी है। जो भी सर्विस लगने के बाद में 4 साल जो रहेगी उस 4 साल की सर्विस में शादी नहीं करनी है। फर्दर ओनली अनमेरिड अग्निवीर वायु विल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन रेगुलर कैडर एज एयरमैन। ठीक है, और आगे भी जो रेगुलर कैडर के लिए जो लेंगे वो ये एयरमैन के तौर पे जो आगे रेगुलर कैडर में लेंगे, यानी 4 साल के बाद में आपको रेगुलर कैडर के अंदर जो लेंगे वो 75% जो रह जाएंगे और जो 25% को लेंगे वो उन 25% को भी उन्हीं को लेंगे जो ओनली अनमेरिड है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स एडिशनली शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक नॉट टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से एक अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे वो। ठीक है, किस चीज़ का, कि वो इस 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगी। ठीक है, इसके बाद सच विमेन अग्निवीर वायु ऑन बिकमिंग लो मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू प्रेगनेंसी शैल बी लायबल टू डिस्चार्ज। ठीक है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से क्या है कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो एक तरीके से इसमें कंसिडर की जाएगी लो मेडिकल कैटेगरी में, तो इसके तहत फिर उनको आगे जो सर्विस है उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि आप सर्व नहीं कर सकते, आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लो मेडिकल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो प्रेगनेंसी विल डिबार द वुमेन अग्निवीर वायु फॉर सिलेक्शन इनटू रेगुलर कैडर। ठीक है, तो रेगुलर कैडर के अंदर उनको नहीं लिया जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू साइन ए वॉलंटरी अंडरटेकिंग एक्सेप्टिंग अबव कंडीशन। ठीक है, तो एक वॉलंटरी अंडरटेकिंग शपथ भी साइन करनी पड़ेगी इनको। ठीक है, कि भाई ये सब कंडीशंस है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से अगर कोई है, ठीक है, सब 2 चीज़ों से आप एंट्री ले सकते हैं, एक तो साइंस सब्जेक्ट आपके पास हो, दूसरा साइंस सब्जेक्ट के अलावा हो। तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपने 10+2 करी हो या उसी के बराबर कोई एग्ज़ाम जो 10+2 की वैल्यू रखता हो,
मैथमेटिक्स से करी हो आपने, फिज़िक्स से करी हो आपने और इंग्लिश से करी हो, ठीक है, जो इन सेंट्रल ऑफ ये इस तरीके जो है इससे रजिस्टर्ड हो, इसका मेंबर हो जो भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वहाँ से आपने ये 12th है आपकी वो करी हो, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, यानी आपकी पूरी ओवरऑल तो आपकी 50% होनी ही चाहिए, इसके अलावा 50% मार्क्स आपकी इंग्लिश में होने चाहिए, यानी 100 में से 50 मार्क्स तो आपके इंग्लिश में होने ही चाहिए। इसके अलावा क्या है योग्यता, पास्ट 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से है ना, इनमें से किसी से की हो आपने, किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने 50%, वही क्राइटेरिया है, ओवरऑल 50% होनी चाहिए आपकी, और इसके अलावा 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं था, जो आपने 3 साल के जो डिप्लोमा कोर्स किया उसके अंदर इंग्लिश अगर एज ए सब्जेक्ट नहीं था, तो फिर आपका जो इंटरमीडिएट है या फिर जो मेट्रिकुलेशन है, यानी 10th है या 12th है जो आपने उसके बाद में डिप्लोमा किया है, तो उस 10th या 12th की जो मार्कशीट है उसके अंदर आपके इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, 2 साल का आपने वोकेशनल कोर्स किया हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनसे आपने वोकेशनल कोर्स किया हो फ्रॉम द स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स काउंसिल्स, ठीक है, जो इसके अंडर रजिस्टर्ड है उनके थ्रू, तो 50% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए आपके, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अगर वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उस वोकेशनल कोर्स के अंदर 2 साल के अंदर, तो फिर सेम कंडीशन आपके साथ भी लागू होती है कि आपको 10th या 12th के अंदर आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब साइंस के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसमें कैसे आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपने इंटरमीडिएट पास की हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स, ठीक, जैसे राजस्थान स्टेट में तो आप RBSC सेंट्रल स्टेट से हैं, CBSC, इस तरीके से सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके थ्रू आप इस तरीके से आपने इंटरमीडिएट 10+2 की हो, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क्स और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी है, पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स लिस्टेड एज COBSC मेंबर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है कोर्स, आपका जो इंस्टीट्यूट है रजिस्टर्ड है कि नहीं है इसके मेंबर की तरह, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस किस तरीके की एलिजिबिलिटी चाहिए इस एग्ज़ाम्स में, ठीक है, वो आपको मैंने बताया, एक एक चीज़ आपको मैंने क्लियर करके बताई है। कोई चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो भी एलिजिबिलिटी के अलावा जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या इसके अंदर फॉर्म में नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, वो सभी मैं सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँगा उनके ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप कमेंट वगैरह मुझे करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।